शो की मेन कैरेक्टर एक अजीब सी लड़की है जिसका नाम वेडनेसडे एडम्स है। इस 15 साल की लड़की को मौत से अजीब सा लगाव है और उसके चेहरे पे कभी कोई इमोशन नहीं रहता। वो ब्लैक और वाइट गॉथिक ड्रेस पहनने के लिए बहुत बदनाम है। सबको ये अटपटा लगता है। पहले सीन में वेडनेसडे अपने स्कूल में आती है, चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसे उसके लॉकर के अंदर उसका भाई पग्सली मिलता है। उसका मुंह किसी ने एप्पल से बंद कर रखा है। जैसे ही वो एप्पल को बाहर निकालती है, उसे दिखने लगता है कि उसके भाई के साथ ऐसा किसने किया। यहाँ दिखाया जाता है कि वो एक आम लड़की नहीं है। वेडनेसडे किसी को भी टच करके उसका पास्ट और फ्यूचर भी देख सकती है। जब उसे पता चलता है कि स्विमिंग टीम के कुछ लड़कों ने ये किया है, वो स्विमिंग रूम में पॉलीथीन में पिराना मछली ले जाती है। बहुत ही कैजुअली इन खून की प्यासी मछलियों को पूल में डाल देती है। वो बदमाश अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। अगले सीन में वेडनेसडे के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, मोर्टिसिया और गोमेस। वो दोनों अपनी बेटी से परेशान हो चुके हैं, तो वो उसे एक नए स्कूल नेवरमोर एकेडमी में भेजना चाहते हैं। इस स्कूल में सभी बच्चों के पास सुपर पावर्स है और उन्हें यहाँ उन पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मोर्टिसिया और गोमेस भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, जिसका ये मतलब है कि इनके पास भी सुपर पावर्स है। इस बीच एक हाइकर जंगल में एक सोलो ट्रिप पे जाता है। ये जंगल नेवरमोर एकेडमी के पास है, लेकिन कुछ समय बाद ही बेचारे हाइकर पे कोई जानवर अटैक करता है और उसे मार देता है। वहाँ के शेरिफ को बाद में उसकी बॉडी मिलती है और वो उस जानवर की छानबीन शुरू कर देता है। ये बताया जाता है कि इस टाइप के अटैक इस एरिया में कोई नई बात नहीं है। दूसरी ओर वेडनेसडे नेवरमोर पहुंच जाती है और वहाँ पे प्रिंसिपल लेरिसा वीम से मिलती है। लेरिसा वेडनेसडे को उसकी रूममेट इनिड से मिलाती है, जो कि एक वेयरवुल्फ है। वो वेडनेसडे से पूरी तरह अलग है। इनिड एक बहुत ही फ्रेंडली लड़की है जिसने अपने रूम में कलरफुल डेकोरेशन किया हुआ है। दूसरी तरफ वेडनेसडे को सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही पसंद है। इनिड वेडनेसडे को स्कूल का टूर कराती है। तभी वो स्कूल के मेन ग्रुप्स के बारे में उसे बताती है, जो कि फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स है। फैंग्स वैम्पायर्स हैं, फर्स वेयरवुल्फ्स है इनिड की तरह, स्टोनर्स को सांप से बहुत प्यार है और स्केल साइरेंस है जो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इनिड वेडनेसडे को स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की भी दिखाती है, जिसका नाम बियांका बार्कले है। वो एक सायरन है और उसका बॉयफ्रेंड जेवियस एक डेथ आर्टिस्ट है जो अपनी ड्राइंग में जान डाल सकता है। एडम्स फैमिली स्कूल से जाते जाते एक कटा हुआ हाथ जिसका नाम थिंग है वहाँ छोड़ देती है अपनी बेटी पे नजर रखने के लिए। अगले दिन वेडनेसडे फेंसिंग क्लास ज्वाइन करती है। वो वहाँ बियांका से लड़ती है। कुछ देर लड़ने के बाद वो दोनों अपना मास्क निकाल देती है और ये डिसाइड करती है कि तब तक लड़ेंगी जब तक किसी का खून नहीं निकल जाता। लेकिन एंड में बियांका वेडनेसडे के माथे पे एक कट लगा देती है और जीत जाती है। बाद में वेडनेसडे फर्स्ट एड रूम में बैंडेड लगा के निकलती है। तभी वो ऊपर से गिरे एक पत्थर से मरते मरते बचती है। जेवियर्स वहाँ आके उसे धक्का देता है और उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने रूम में चली जाती है, पर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो रूम सर्च करने लगती है और उसे वो कटा हुआ हाथ मिलता है। उसे पता है कि ये उसके पेरेंट्स ने छोड़ा है उस पर नज़र रखने के लिए। वेडनेसडे थिंग को उसकी हर बात मानने का ऑर्डर देती है और ये ना करने पे वो उसे ड्रॉर में जिंदगी भर बंद करने की धमकी देती है। थिंग उसकी बात मान जाता है। वेडनेसडे की बदमाशियों की वजह से उसे एक थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। प्रिंसिपल लरीसा उस पर नज़र रखने के लिए खुद उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाती है, जो कि जेरिको नाम के जगह में रहती है। वेडनेसडे थेरेपिस्ट से मिलती है, पर उससे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती। वेडनेसडे के दिमाग में और ही कुछ चल रहा है। वो वॉशरूम जाने का बहाना करके विंडो से भाग जाती है। वो बाहर पहुंच के एक आदमी से टकरा जाती है और तभी वो उसका फ्यूचर देख लेती है, जिसमें उसे दिखता है कि वो आदमी कुछ देर बाद मरने वाला है। वो बहुत डर जाती है और पास के एक कॉफ़ी शॉप में चले जाती है। वहाँ वो शेरिफ के बेटे टाइलर से मिलती है, जो उस कॉफ़ी शॉप में काम करता है। टाइलर को कॉफ़ी मशीन चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है। उस मशीन को ठीक करने के इंस्ट्रक्शन इटालियन में लिखे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता है। वेडनेसडे मशीन ठीक कर देती है और बदले में उसे पास के बस स्टॉप में छोड़ने को कहती है। पर इससे पहले कि टाइलर कुछ कह पाता, 3 बदमाश वहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को छेड़ने लगते हैं। कुछ देर वो उन्हें इग्नोर करती है, पर जब वो नहीं रुकते वो उन्हें धूल चटा देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल लेरिसा और शेरिफ वहाँ जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। ये सब देख के प्रिंसिपल वेडनेसडे को बहुत डांटती है। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल जाते जाते वो एक कार एक्सीडेंट देखते हैं। ड्राइवर की मौत हो गई है और ये वही इंसान है जिसका फ्यूचर वेडनेसडे ने देखा था। उस रात वेडनेसडे अपने चेलो में एक डरावना सा गाना प्ले करती है। ये पूर्णिमा की रात है और सारे वेयरवुल्फ्स बाहर है, पर इनिड जो खुद भी एक वेयरवुल्फ है वो बाहर नहीं जा रही, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह चेंज नहीं हो पाती एक वेयरवुल्फ में। इस बीच थिंग टाइलर के रूम में जाके उसे वेडनेसडे को कॉल करने के लिए कहता है। वो डर जाता है, पर फिर भी उसकी बात मान लेता है। फिर वेडनेसडे और वो वीडियो चैट करने लगते हैं। वेडनेसडे टाइलर को अगली रात के मेले में जाने के लिए पूछती है। टाइलर मान जाता है।
वेडनेसडे वहाँ जाके एकेडमी से भाग जाना चाहती है। वहाँ पहुंचकर लेरिसा वेडनेसडे पे पूरी नज़र रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे वहाँ से निकल के टाइलर को ढूंढ लेती है। ये दोनों मेले से भागने ही वाले थे कि तभी वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवान से टकरा जाती है। वो दौड़ के जंगल में चला जाता है। वेडनेसडे ने उसे छूते ही उसे मरते हुए देखा। वो डरी हुई है, पर फिर भी वो रोवान को बचाने उसके पीछे भागती है। पर इससे पहले कि वो रोवान को कुछ बोल पाती, रोवान अपनी पावर्स का यूज़ करके वेडनेसडे को मारना चाहता है। रोवान कहता है कि उसकी माँ भी फ्यूचर देख सकती थी और उसने 25 साल पहले देखा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को एक दिन बर्बाद कर देगी। रोवान को लगता है कि अगर वो वेडनेसडे को मार दे तो वो उनके स्कूल को बचा लेगा। वो अपनी पावर्स से वेडनेसडे का गला दबाने लगता है, पर तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आके रोवान को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे रोवान की बॉडी के पास पड़े उस ड्राइंग को देखती है जो उसकी माँ ने बनाया था, जिसमें वेडनेसडे भी है। कुछ देर बाद शेरिफ और उसकी टीम रोवान को ढूंढने निकलती है, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि एक मॉन्स्टर ने रोवान पे अटैक किया था, पर शेरिफ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसे लगता है कि नेवरमोर के किसी स्टूडेंट ने यह किया होगा। एक ऑफिसर रूम में आ जाती है और तभी रोवान को जिंदा दिखाया जाता है। वेडनेसडे को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो बाहर चले जाती है जहाँ इनिट एनुअल बोट राइडिंग कंपटीशन को लेके बहुत एक्साइटेड है। कुछ देर बाद वो रोवान से बात करने की कोशिश करती है, पर लेरिसा उसे बताती है कि रोवान को वहाँ से निकाल दिया गया है और इसकी वजह वो वेडनेसडे को नहीं बता सकती। ये सुन के वेडनेसडे थिंग को रोवान पे नजर रखने के लिए भेजती है। फिर रोवान को ट्रेन स्टेशन पे दिखाया जाता है और थिंग उसका पीछा कर रहा है। वो आसपास देखता है, फिर रेस्ट रूम में चला जाता है। वहाँ जाके वो अपना रूप बदल लेता है। थिंग उससे कुछ दूर था, इसलिए ये सब देख नहीं पाया। फिर वो इंसान प्रिंसिपल लेरिसा में बदल जाता है, जिससे ये पता चलता है कि लेरिसा एक शेप शिफ्टर है और वो रोवान के मर्डर को छुपाना चाहती है। वेडनेसडे के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था, तो वो जंगल में एक क्लू ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे टाइलर भी मिलता है, जो उसके पिता शेरिफ का पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद वेडनेसडे को रोवान का चश्मा मिलता है। उसे टच करते ही उसे दिख जाता है कि रोवान को वो ड्राइंग एक पर्पल बुक से मिली थी। बिना कोई टाइम वेस्ट करके वेडनेसडे अपनी क्लास टीचर से उस बुक के बारे में पूछती है। टीचर उसे बताती है कि वो बुक एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी से रिलेटेड है, जिसका नाम नाइट शेड्स है, लेकिन उस सोसाइटी को बहुत दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। स्कूल के बाद वेडनेसडे रोवान के रूम में वो बुक ढूंढने जाती है। उसे रोवान के बेड के नीचे एक मास्क मिलता है। वो उसे निकालने ही वाली थी कि तभी जेवियर्स वहाँ आ जाता है। दिखाया जाता है कि वो रोवान का रूममेट था। वेडनेसडे बेड के नीचे छिप जाती है और तभी बियांका वहाँ आ जाती है, जो कि जेवियर्स की एक्स है। वेडनेसडे उन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। बियांका आने वाले बोट रेस कंपटीशन में इनिट को चीटिंग करके हराना चाहती है। वेडनेसडे अपने रूम वापस आती है और इनिट की टीम ज्वाइन करने का प्लान करती है ताकि वो बियांका को हरा सके। अगले दिन बियांका और इनिट कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। इस रेस में कोई रूल्स नहीं है, इसलिए बियांका अपने पावर्स का यूज़ करके सबको हराना चाहती है। इस कंपटीशन में 4 टीम्स हैं और सभी को अपनी बोट दूसरी ओर ले जाके वहाँ से एक फ्लैग वापस लाना है इस ओर। जो भी टीम बिना पानी में गिरे सबसे पहले वापस आएगी वो जीत जाएगी। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है, बियांका अपने एक फ्रेंड को कुछ इशारा करती है। वो फ्रेंड एक मरमेड है। वो लेक में कूद के एक टीम की बोट बर्बाद कर देता है, लेकिन वेडनेसडे और इनिट इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। थिंग का यूज़ करके वो लोग मरमेड को अच्छा मज़ा चखाते हैं। कुछ देर बाद एक दीवार को टच करते ही वेडनेसडे को अपनी जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन उसके बाल अलग है, जो वेडनेसडे से कह रही है कि तुम ही चाबी हो। कंफ्यूज वेडनेसडे को होश आता है तो वो देखती है कि बियांका की टीम आगे निकल गई है। ये देख इनिट और वेडनेसडे भी उनकी टीम पर अटैक करते हैं और कंपटीशन जीत लेते हैं। स्कूल में जीतने वाली टीम को प्रिंसिपल लेरिसा पोई कप ट्रॉफी देती है। वेडनेसडे को इतनी भीड़ पसंद नहीं, तो वो वहाँ से निकल जाती है। उसे अंदर एडगर एलन पोई की मूर्ति मिलती है, जो कि बहुत सालों पहले नेवरमोर का स्टूडेंट था। एकदम से उसे मूर्ति के नीचे एक निशान दिखता है। ये वही निशान है जो रोवान के पिक्चर में था। वेडनेसडे जल्दी से कुछ पहेलियाँ सॉल्व करके एक क्लू ढूंढ लेती है, जो कहता है कि 2 बार चुटकी बजाओ। जैसे ही वो 2 बार चुटकी बजाती है, एक सीक्रेट डोर खुल जाता है जो नीचे की ओर जा रहा है। वेडनेसडे को रोवान की वो बुक मिल जाती है जिससे उसने वो ड्राइंग का पेज फाड़ा था। वेडनेसडे वो बुक अपने बैग में डालती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकले, कोई उसके सर पे काला कपड़ा डाल देता है। जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटता है, वो बियांका, जेवियर्स और कुछ और स्टूडेंट्स को वहाँ पाती है, जो कि नाइट शेड्स क्लब के मेंबर है। ये पता चलता है कि ये क्लब, जो कि पहले बंद कर दिया गया था, प्रिंसिपल लेरिसा ने फिर से सीक्रेटली शुरू करवा दिया है। जेवियर्स वेडनेसडे को उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वेडनेसडे उससे मना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल लेरिसा एनुअल आउटरीच डे के बारे में स्टूडेंट्स को बताती है, जिस दिन नेवरमोर के स्टूडेंट्स को नॉर्मल लोगों के साथ एक दिन बिताना पड़ता है। जैसे ही वो सब टाउन में पहुंचते हैं, वेडनेसडे जेवियर्स को बताती है कि उसके रूममेट रोवान का मर्डर कर दिया गया था,
पर जेवियर्स को लगता है कि रोयान को सिर्फ स्कूल से निकाला है और वो अभी भी जिंदा है। वेडनेसडे उसे वो पिक्चर्स दिखाती है जो रोयान की माँ ने बनाए थे। जेवियर्स उसे ध्यान से देखता है और वेडनेसडे से कहता है कि उस पिक्चर में जो आदमी है वो जेरिको का फाउंडर है, जिसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन था। कुछ देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड ग्रुप में लोगों से मिलने जाती है। इसी जगह में जेरिको टाउन की हिस्ट्री छिपी हुई है। यहाँ पे वेडनेसडे यूजिन से मिलती है जो उसका दोस्त है। दोनों आसपास नजर डालते हैं कुछ क्लू ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद मिस अर्लिन उनसे मिलने आती है जो कि पिलग्रिम वर्ल्ड की केयर टेकर है। वो उन लोगों को उस जगह का टूर कराती है और जोसेफ क्रैकस्टोन के संभाल के रखी गई चीज़ों के बारे में बताती है। वेडनेसडे उनके बारे में और जानना चाहती है। उसे पता चलता है कि वो कुछ खेती के औजार और कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। वेडनेसडे वहाँ जाना चाहती है पर अर्लिन उसे मना करती है क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। उन सबको वहाँ एक फज शॉप में ले जाया जाता है। वेडनेसडे को लोकल्स को फज और केक देने का काम मिला हुआ है। बाद में वेडनेसडे यूजिन की हेल्प से क्रैकस्टोन के फैमिली चेम्बर में चले जाती है। उसे वहाँ पुरानी मीटिंग हाउस की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की भी है और उसके हाथ में एक बुक है। कुछ देर बाद वेडनेसडे को वो बुक भी मिल जाती है, पर जब वो उसे ओपन करती है उसके पेजेस में कुछ नहीं लिखा होता। वेडनेसडे समझ जाती है कि वो नकली बुक है। तभी अर्लिन वहाँ आके उन्हें पकड़ लेती है। वेडनेसडे उससे असली बुक के बारे में पूछती है, पर अर्लिन उसे बताती है कि वो बुक पिछले महीने ही चोरी हो गई थी। कुछ देर बाद वेडनेसडे कॉफ़ी शॉप में टाइलर से मिलती है। वो टाइलर से जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में पूछती है। टाइलर बताता है कि पुरानी मीटिंग हाउस जिस जगह बना था वहाँ अब जंगल है। वहाँ पे अब सिर्फ गांजा पीने वालों का अड्डा है। ये सुन के वेडनेसडे और थिंग दौड़ के जंगल में चले जाते हैं जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में और पता करने के लिए। उन्हें आखिर वो जगह मिल जाती है, पर वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ है। थिंग उसे डरा के वहाँ से भगा देता है। मीटिंग हाउस के दरवाजे को छूते ही वेडनेसडे को पुरानी चीज़ें दिखने लगती है। वो 400 साल पीछे चले जाती है। उसमें वेडनेसडे उसके जैसे दिखने वाली लड़की को फिर से देखती है। गांव के लोग उस लड़की के चारों ओर खड़े हैं और वो लोग उसे एक चुड़ैल बुला रहे हैं। एकदम से जोसेफ क्रैकस्टोन भीड़ से निकल आता है और उस लड़की को गुडी एडम्स के नाम से पुकारता है। वो गुडी पे काला जादू करने का आरोप लगाता है और उसे बान में जला के मार देने का ऑर्डर देता है, जिसमें गुडी की माँ भी है। गुडी भी उस पर उनकी ज़मीन और उनकी शांति छीनने का आरोप लगाती है। ये सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बान में आग लगा देता है। गुडी उसकी माँ को बचाने की कोशिश करती है, पर वो बुरी तरह बंधी हुई है। जब गुडी उसकी माँ को नहीं बचा पाती, वो एक छोटे से दरवाजे से अपनी जान बचा के भाग जाती है। इस बीच वेडनेसडे ये सब देख रही है। गुडी उस तक दौड़ के आती है और कहती है कि जोसेफ तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो उन जैसे सबको मार नहीं देता। ये सुनते ही वेडनेसडे जग जाती है और ये सब थिंग को बता देती है। तभी वो देखती है कि वो मॉन्स्टर जिसने रोयान को मारा था बाहर से उनकी बातें सुन रहा है। वेडनेसडे उसे पीछे दौड़ती है, पर वो कहीं नहीं दिख रहा। उसके पैरों के निशान का पीछा करने लगती है जो धीरे धीरे एक इंसान के पैरों के निशान में बदल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है। तभी जेवियर्स वहाँ आ जाता है। वेडनेसडे उसे मॉन्स्टर के बारे में बताती है। जेवियर्स उसके पैरों के निशान देखना चाहता है, पर बारिश के कारण वो गायब हो गए हैं। अगले दिन सब लोग टाउन स्क्वायर में जमा होते हैं जोसेफ क्रैकस्टोन के नए स्टैचू को देखने के लिए। वेडनेसडे बैंड के साथ अपना चलो बजा रही है। इस बीच मेयर और लरिसा स्टैचू को सम्मान दे रहे हैं। तभी थिंग वेडनेसडे के कहने पे स्टैचू को आग लगा देता है। सब वहाँ से भागने लगते हैं, पर वेडनेसडे अभी भी बदले की आग में अपना चलो बजा रही है। बाद में प्रिंसिपल को शक होता है कि ये सब वेडनेसडे ने किया है और वो उस पर बहुत चिल्लाती है, पर वेडनेसडे उससे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात वो भिखारी जिसे वेडनेसडे ने पहले देखा था उस पर मॉन्स्टर अटैक करता है। तभी उसका कैमरा अपने आप उसकी फ़ोटो लेने लगता है। कुछ देर बाद शेरिफ अपनी टीम के साथ वहाँ आता है और उस भिखारी की लाश देखता है। उन्हें वहाँ भिखारी का कैमरा मिलता है और वो उसे इस उम्मीद में ले जाते हैं कि कुछ क्लू मिल जाए। फोटोज़ डेवलप करने के बाद शेरिफ को उस मॉन्स्टर का बहुत ही डरावना चेहरा दिखता है।